मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलैस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर में। अभी मुझे बताया जा रहा है बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, तो इसलिए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भजन, मेरा सवाल ये था कि हमने ना 7 ईयर बेस पे हमारी पहली एक्सटेंशन ड्यू है 16 ऑफ सितंबर को। ठीक है। तो उसके लिए हमने फी वेवर भेजा हुआ है ऑलरेडी। 7 वीक हो जाएंगे कमिंग मंडे। ठीक है। ठीक है। तो उसमें मैंने पूछना था कि अगर 16 सितंबर तक हमें ना जवाब आए फी वेवर के लिए, तो उसके बाद बंदा, क्योंकि हम यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं ऑलरेडी, मैं और मेरी वाइफ दोनों हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन उनको हमने सारी डिटेल भेजी हुई है कि जो बैंक अकाउंट हम यूज कर रहे हैं, जो नहीं यूज कर रहे, जो साल पहले भी यूज किया था, सब कुछ डिटेल। जी जी, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आया। मैंने बोला कि 7 वीक हो जाएंगे इस मंडे को, तो उसमें कोई अपील के चांस होते हैं बाद में, अगर बंदा फी वेवर के लिए ना एक्सेप्ट हो, या जो लॉन्ग रेजिडेंस के लिए बाद में बंदे को अगर बंदा अप्लाई करता है तो उसमें वो इलीगल तो नहीं हो सकता, यानी कि वो कहते हैं कि 10 डे में वो टाइम देते हैं, 10 डे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो या एक्सटेंशन के लिए, या फी वेवर का नाम ही हो। मैंने मेन क्वेश्चन ये था कि उसमें कोई अपील के चांसेस होते हैं, और या वैसे क्या बंदे का स्टेटस होता है जब टाइम पीरियड खत्म हो जाए, तो हमको क्या करना चाहिए एक्सटेंशन का टाइम खत्म होने से पहले। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 16 सितंबर को, और आपने 7 हफ्ते पहले फ़ी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है, जो अभी तक पेंडिंग है। अभी तक आपको जवाब नहीं आया, और आपका सवाल था कि अगर ये फ़ी वेवर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, इसमें आपको अपील का चांस मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपकी फ़ी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, इसमें आपको अपील का चांस नहीं मिलता। लेकिन जो होम ऑफिस की पॉलिसी है, जो केस वर्कर्स को दी जाती है, वो है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होम ऑफिस आपके साथ क्वेश्चन करना चाहती है या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साथ लेना चाहती है, वो केस वर्कर्स को गाइडेंस देती है कि आप वो इंक्वायरीज़ एप्लीकेंट के साथ रेज़ करें। सो फ़र्ज़ करें आपने एप्लीकेशन जो अभी सबमिट की है, आपने मुझे बताया है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, बेनिफिट लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग। लेकिन अगर होम ऑफिस का जो केस वर्कर है, अगर उस पर कोई इशू है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो गाइडेंस है होम ऑफिस की, वो ये कहती है होम ऑफिस को वो रेज़ करने चाहिए आपके साथ, और उसके बाद आपको फिर दोबारा वो 14 डेज़ दिए जाते हैं, और फिर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन करती है, आपके फ़ी वेवर के एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो आपने मुझे पूछा है कि अगर आपका फ़ी वेवर एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है 16 सितंबर के बाद भी, और कोई डिसीजन नहीं आती, फिर क्या होगा? फिर भी 3C के तहत आपकी लीव कैरी ऑन होगी। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अब फ़र्ज़ करें उसके बाद होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई इंक्वायरीज़ रेज़ करती हैं, और आपको फ़ैसला आता है फ़र्ज़ करें 23 सितंबर को, और आपके एप्लीकेशन को वो ग्रांट कर देते हैं। फिर आपके पास होंगे 10 डेज़, जिसमें आपने 10 वर्किंग डेज़ जिसमें आपने एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अगर आप कर देते हैं, आपकी लीव कैरी ऑन होगी, और आपको कोई लॉन्ग रेजिडेंस में कोई इशू नहीं होगा जब आप अप्लाई करेंगे ILR अंडर लॉन्ग रेजिडेंस। और अगर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं जब आपका फ़ैसला आता है, फिर भी आपके लीव में ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि आपके पास होंगे 10 वर्किंग डेज़ जिसमें आपने एप्लीकेशन, एक वैलिड एप्लीकेशन, फ़ी पेड, पैसे दे के आपने सबमिट करनी होगी। गलती होती है जहाँ
व्यूअर्स, एप्लीकेंट्स, क्लाइंट्स वो सोचते हैं कि मेरा फी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया है, मैं 14 डेज़ में दोबारा अप्लाई कर लूँ। और ये गलत होता है क्योंकि आपके पास 10 डेज़ होते हैं जिसमें अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया है, आपने एक वैलिड एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो 10 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है उसके दौरान आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और वहाँ सब्सक्राइब करें। आज शाम को ये वीडियो हम वहाँ अपलोड करेंगे और अगर आप कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, मिलते हैं वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाना। मैं असिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ में जो सूरत हाल हो रही है अफ़गानिस्तान में, जहां अब दोबारा तालिबान आ गई है और लोगों की जानों को ख़तरा हो गया है। स्पेशली जो लोग ब्रिटिश फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस की मदद कर रहे थे उनकी जानों पर अब ख़तरा हो गया। और आपने ये देखा होगा कि बेशुमार लोग हैं जो अमेरिका और यूके की जो मदद कर रहे थे वो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और वहाँ उनको फ़्लाइट्स पर लेके जा रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक में, जैसे कि अमेरिका, यूके, नॉर्वे, स्पेन, इटली, ये कंट्रीज़ इनको ले रही हैं एज असाइलम सीकर्स। इस पर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई थी इस वीक मेरे पास और मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूँ। अब जो स्कीम्स अभी चल रही हैं वो हैं 2 स्कीम्स, लेकिन इससे पहले द यूके ने एक स्कीम अनाउंस की थी जिसका नाम था एक्स ग्रेशिया। और ये जो स्कीम थी ये थी जो अनाउंस की गई थी दिसंबर 2012 में। और यूके का कहना था कि जो लोग यूके गवर्नमेंट के लिए अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, जो अफ़गानी नेशनल यूके गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे दिसंबर 2012 में, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये स्कीम का ऐलान किया गया, जो रूल्स थे स्कीम के वो थे कि आपको साबित करना था कि आप 19 दिसंबर 2012 पर जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। अगर आप पहले काम कर रहे थे और 19 दिसंबर 2012 को आपने छोड़ दिया था उससे पहले, फिर आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। फिर हुआ कि 2018 में इस स्कीम को यूके गवर्नमेंट ने बदला और उन्होंने ये कहा कि अगर आप साबित करते हैं कि आप कोई भी टाइम पीरियड में यूके गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज एन इंटरप्रेटर, एज अ कंसल्टेंट, एज एन अफ़गानी कंसल्टेंट, आपने 1 साल कम से कम अफ़गानिस्तान में काम किया यूके गवर्नमेंट के लिए, फिर आप हमें दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी मुझे रीसेटल किया जाए टू द यूके क्योंकि मेरी जान ख़तरे में है। सो ये थी जो एक्स ग्रेशिया स्कीम जो 2012 में अनाउंस की गई थी। अभी भी ये स्कीम चल रही है अगले साल तक, उसके बाद इस स्कीम को बंद किया जाएगा। अब जो एक नई स्कीम इस साल यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी अफ़गानी नेशनल्स के लिए, वो है अरब अफ़गानी नेशनल्स के लिए। और यहाँ आपने जाना था एम्बेसी पर, वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते थे और होम ऑफिस आपको रीसेटल कर देती थी टू द यूके। अब होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि अगर आप एक इंटरप्रेटर थे, जर्नलिस्ट थे, कंसल्टेंट थे यूके गवर्नमेंट के लिए, फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब जो प्रॉब्लम आती है, अभी जो हम देख रहे हैं, जो लोग बाहर काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं
कि आज यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि आखिरी दिन है और उसके बाद हम लोगों को रीसेटल नहीं करेंगे टू द यूके। अब आपने देखा होगा न्यूज़ में प्रीति पटेल ने भी ये ऐलान किया था कि हमने एक और तीसरी स्कीम भी ऐलान की है जिसका नाम है द रीसेटलमेंट स्कीम, और इसके मुताबिक 20,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन और असाइलम दिया जाएगा और 5,000 इस साल लोगों को असाइलम दिया जाएगा। सो 5,000 फॉर दिस ईयर, और ओवर द कोर्स ऑफ अगले 5 सालों में 20,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से एंट्री दी जाएगी। अब जो इशू आता है कि अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आज आखिरी दिन है। अब इसके बाद क्या होगा? अब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो अफ़गानी नेशनल्स अभी काबुल में जो भी शहर में फंसे हुए हैं वो और ममालिक में जा सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। वहाँ भी अब रेफ्यूजी कैंप्स शुरू हो जाएंगी, और जब वो वहाँ पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे, वहाँ पे जो यूके के जो नुमाइंदे हैं वो एक स्कीम शुरू करेंगे जहाँ उनका असाइलम एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा अगर वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं कि उन्होंने यूके गवर्नमेंट की हेल्प की थी और उन्होंने यूके गवर्नमेंट के लिए काम किया था। फिर उनको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन या असाइलम दिया जाएगा जहाँ वो यूके एंटर कर सकेंगे। अब एक और सवाल उठता है जो लोगों ने पूछा है कि जो अफ़गानी नेशनल जो बहन भाई यहाँ अभी यूके में मौजूद हैं और उनके असाइलम एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो गए थे, उनका क्या होगा? इसका सवाल मैं दूंगा एक कॉल के बाद। चलते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कामरान भाई। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, ये पूछना था आपसे कि जो ये फी वेवर का मैंने एप्लीकेशन डाली है तो वो मेरा वीज़ा ख़त्म होने के पहले आ गई है। अभी 1 महीना 10 दिन रहते हैं, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या 28 दिन पहले अप्लाई करूँ? उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी आपकी एप्लीकेशन? नहीं, आ गई है, एक्सेप्ट की है फी वेवर की, लेकिन मेरे पास टाइम रहता है वीज़ा ख़त्म होने में। 1 महीना 20 दिन रहते हैं अभी। आप ये एप्लीकेशन खुद कर रहे हैं? नहीं, सॉलिसिटर से ट्राई कर। सोलिसिटर ने आपको क्या मशवरा दिया है इसका? नहीं, मैं पूछा नहीं, मैं आप आज ही आया मुझे वो ईमेल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जब आप 10 ईयर रूट पर होते हैं, 5 ईयर रूट के ऊपर आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ़र्ज़ करें आज वीज़ा मिला है और आपके अभी 23 महीने रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोबारा अप्लाई करें वीज़े के लिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होम ऑफिस की जो पॉलिसी होती है, जो बाकी महीने आपके वीज़े में रहते हैं उसको वो ऐड नहीं करते आपके नए वीज़े के ऊपर, खाली 1 माह एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है आपके नए वीज़े के ऊपर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास अभी 20 महीने रहते हैं मेरे वीज़े को एक्सपायर होने में और कोई वजह से मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ जल्दी, जब मेरा नया वीज़ा इशू किया जाएगा मुझे 26 माह का वीज़ा दिया जाएगा। सो जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे प्लीज़ एडवाइस करता हूँ कि एक सलिस्टर से मिलें। मुझे नहीं लगता कि आप एक सलिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद हो सकता है आप खुद कर रहे हैं ये, लेकिन प्लीज़ एक सलिस्टर से मिल लें जो आपको सही तरह गाइड कर सके कब आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक आपका सवाल है कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जब आप ILR के लिए अप्लाई करें आपके लीव में कोई गैप ना हो। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आया था 2009 में स्टूडेंट वीज़े पे। राइट। तो उसके बाद स्टूडेंट वीज़े के बाद मैंने बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया था, बिजनेस वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो बाद में कोर्ट में जाके मैंने अपील जो है वो विन हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया। मतलब 2015 में उसकी मतलब वो अपील उन्होंने अलाउ कर दी थी कि, लेकिन उसके बाद मैंने वीज़ा कोई जो है अप्लाई नहीं किया। अब 2019 में, अब 2020 अभी मेरी शादी हुई है और मैंने प्राइवेट लाइफ के बेस पे जो है वीज़ा अप्लाई किया। तो अब मेरी वाइफ जो है वो उसमें जो इनसरमाउंटेबल जो कहते हैं कि ग्राउंड्स है कि जिसकी बेस पे आप नहीं जा सकते, उसमें ये दिया कि वाइफ मेरी जो है वो NHS में साइंटिस्ट है। एक तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती, दूसरा ये पैंडेमिक है। तो ये सारे that's not insurmountable obstacles। कंसीडर करेंगे और शादी भी मैंने रजिस्टर करवा ली है। नहीं, लेकिन वो insurmountable obstacles नहीं होते अगर आप NHS में वो काम कर रही है। वो क्या करती है NHS में? लिखा है कि मेरे 12 साल हो गए यहाँ,
तो मैं वो जॉब क्या पाकिस्तान में करती हैं गया, आपकी वाइफ? यहाँ मैं ड्रिलिंग। हेलो, आपकी वाइफ जॉब क्या करती हैं? वो बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं। सो डॉक्टर, वो shall we say, or what's the job title? and she's working on COVID basically. ठीक है, but I don't think that's an insurmountable obstacle. Uh, नहीं so what else do you think like नहीं, incoming? वो insurmountable। आपने सोलिसिटर को एंगेज किया था इस एप्लीकेशन में या खुद ही डाला था? नहीं, सोलिसिटर है। और उसने कहा कि ये insurmountable obstacle बनता है क्योंकि वो उसने ये डाला है उसमें, और उसने डाला है कि क्योंकि वो कोविड पे काम कर रही है। दूसरा, आजकल जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है, ना, पैंडेमिक आपके है। पास एक्सेप्शनल एश्योरेंस तो नहीं है। सो इफ यू हैड एक्सेप्शनल एश्योरेंस कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप यहाँ विजिट वीज़े पर आए और होम ऑफिस ने एक्सटेंड कर दिया वो एक्सेप्शनल एश्योरेंस फॉर एग्जांपल टिल अक्टूबर, आप वापस नहीं जा सके बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑन द फॉर एग्जांपल रेड लिस्ट, आपने एक्सेप्शनल एश्योरेंस ले ली, वो आपकी किस्म की समझ लें किस्म की वैलिड लीव होती है, और फिर आपने कहा होम ऑफिस को लोग आई कांट गो बैक सो आई कैन मेक दिस एप्लीकेशन इन कंट्री। चलो मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, अगेन तफसील में मैंने आपका केस तो नहीं देखा, लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं दिस डज नॉट सीम लाइक एन इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के नंबर्स वो तो कम होते जा रहे हैं एवरी वीक एवरी मंथ। सो 6-8 मंथ्स टाइम जब आपका एप्लीकेशन वो कंसिडर करेंगे, जब वहाँ उस टाइम केसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, फिर वो इंसरमाउंटेबल होगा या नहीं। जहाँ तक आपका जो दूसरा जो आपने ग्राउंड बनाया है कि आप वापस नहीं जा सकते पाकिस्तान क्योंकि कोविड है, वो आर्गुमेंट इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक्सेप्शनल इंश्योरेंस होनी चाहिए, फिर ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ विज़िट वीज़े पर आया था कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान, अब मैं वापस नहीं जा सका, होम ऑफिस आपको एक्सेप्शनल इंश्योरेंस देती जाती है, और उसके बाद अगर आपकी शादी हो जाती थी फिर आप अप्लाई कर सकते थे एज अ पार्टनर, जो एप्लीकेशन अमूमन आपको आउट कंट्री सबमिट करना होता है। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सोलिसिटर से मिल लें, एक दफ़ा प्रॉपर एडवाइस ले लें कि आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ना विजिट वीज़े पे आई थी बेटी के, पहले मैं 5 साल आती जाती रही हूँ जी इंडिया जी से, फिर उसके बाद मैंने केस डाल दिया, डाल के मेरा 9 साल खत्म हो गए। जी जी तो 2 बार उन्होंने रिफ्यूज किया, फिर मैं नई एप्लीकेशन डालते गई तो जी अभी जी तक कुछ नहीं हुआ। जी जी फिर मैंने एप्लीकेशन डाली थी, मेरा फिंगरप्रिंट सब हो गए, फिर उसके बाद रिफ्यूज हुआ। फिर उसके बाद वो फिर मेरे वकील ने फिर उसको फिर बोली कि भाई उनको अपील का राइट मिला। जी तो जी। अभी मेरी हेयरिंग है ऑनलाइन, तो हेयरिंग मेरी 28 सितंबर में है। ज़बरदस्त, ठीक है। 28 सितंबर में और आपका सवाल? हेयरिंग है, तो अभी मतलब वो देंगे, क्या करेंगे? अब देखें सिस्टर कि वो तो मैं नहीं कह सकता कि अगर आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो मेन चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपके मेरे ख्याल में 2 या 3 पहले अपील्स हो चुके हैं। जो वो ऑब्जेक्शंस थी जो जज ने लगाई थी, स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा जब आपका अपील शुरू होगा। जो पहला सवाल जज अपने आप से पूछेगा कि जो ऑब्जेक्शंस पिछले जज ने लगाई थी वो अब दूर हुई हैं या नहीं। और इसलिए मैं हमेशा सब क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को कहता हूँ कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करें, मेक श्योर करें कि आपने जो पहले ऑब्जेक्शंस थी उसको आपने सही तरह एड्रेस कर दिया है, उसका जवाब आपने दे दिया। कि अगर आप नहीं करते, अब फिर आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, चंद लेटर्स आप दोस्तों से लगा देते हैं, एक जीपी का लेटर लगा देते हैं, रिज़ल्ट वो ही आपको मिलेगा जो आपको पहले मिला था। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने सोलिसिटर के पास जाके बैठ के पिछले रिफ्यूज़ल्स को निकाल के तय करें कि पिछली दफ़ा हमारा केस कहाँ कमज़ोर था, अब इसको हम सही तरह कैसे पेश कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगाएं, और वो केस फिर आप पेश करें जज के सामने। और इंशाल्लाह अगर वो सही तरह पेश किया जाता है, मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हाँ जी वकील साहब, मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं प्लीज। जी जी पूछें। पहला क्वेश्चन तो ये वकील साहब, हमने ना 7 ईयर बेस पे हमें वीजा मिला है, राइट तो उसकी फर्स्ट एक्सटेंशन गई हुई है, हमने फरवरी में लगाई थी, 7 महीने हो गए हैं। राइट।
तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, लाइक छोटे नहीं, 17-18 है, वो दोनों अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। जी जी। तो उनके जो कॉलेजेस वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि आपका वीजा नहीं है, आपने, फिर हमने लेटर दे दी उनको सॉलिसिटर से कि ये पढ़ सकते हैं। अब लेकिन दोबारा फिर वो पूछते हैं, तो होम ऑफिस को हम मेल कर सकते हैं ये बात मेंशन करके कि बच्चों को दोबारा कॉलेज वाले पूछ रहे हैं कि वीजा नहीं आया। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं 2009 में आई थी एज ए स्टूडेंट, जी जी। तो मेरे को 3 साल का वीजा मिला था 2012 तक। उसके बाद फिर हमने कॉलेज वगैरह रिवोक हो गए, जी, तो जी। फिर उसके बाद नए कॉलेज लिए, दूसरा भी हो गया, फिर मेरी वीजे मिले, तो उसके बाद लीव का टेल हो गई, फिर हम ह्यूमन राइट्स पे आ गए थे, तो उसके बाद हम कंटिन्यू ही थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जुडिशियल रिव्यू में गए, अपील में गए, कभी रिफ्यूज हो गई, कभी हम कंटिन्यू रहे, फिर 2018 तक हम कंटिन्यू रहे। तो 7 साल के बेस पे हमें 2018 जुलाई में वीजा आ गया था, जिसके यहाँ पे अब चल रहा है। तो मैंने ये पूछना कि हम इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्यू टू 10 ईयर। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है सिस्टर कि आपने मुझे बताया कि आप जुडिशियल रिव्यू में गए, वो जो जुडिशियल रिव्यूज आपने डाले थे उसका नतीजा क्या था कि होम ऑफिस ने एप्लीकेशन केस को विड्रॉ कर दिया था या वो जज ने डिसमिस कर दिया था, आपने फ्रेश एप्लीकेशन डालनी थी? आपको याद है इसमें क्या हुआ था? जी जी जी, मेरे को याद है। उन्होंने पहले तो मेरा कॉलेज ही रिवोक हो गया ना, तो फिर हमने अपील डाली, तो बच्चों को अभी 7 साल नहीं हुए थे। वो कह रहे थे कि अभी 7 साल आपके बच्चों के नहीं हुए, इसलिए अपील डिसमिस कर दी उन्होंने। डिसमिस कर दी, ठीक है। 2015 की बात है। ठीक है सर, डिसमिस हो गए, ठीक है। बाद- उसके बाद आपने क्या किया जब डिसमिस होगी? फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट की? हाँ जी, उसके बाद फिर हमने उन्होंने फर्स्ट ट्रिब्यूनल पे 2015 में रिफ्यूज कर दिया, फिर अपर ट्रिब्यूनल में गए। जी जी, मैं समझ गया। हाँ जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं दोबारा आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं कोई भी एडवाइस के लिए, आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सिस्टर ने सवाल पूछा था कि उन्होंने फरवरी में 7 ईयर चाइल्ड बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट की है, जिसमें उनके जो 2 बेटे हैं, 2 चिल्ड्रन, वो डिपेंडेंट हैं, जो हैं ओवर 18, और अब वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज उनसे मांग रही है कन्फर्मेशन के उनकी एप्लीकेशन गई हुई है होम ऑफिस में। अब वैसे तो आजकल होम ऑफिस कोई कन्फर्मेशन नहीं भेजती कि हम आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन है वो आप कॉलेज को दे सकते हैं। अगर आपने दे दिया हुआ है, फिर आपके पास यही ऑप्शन होगा कि आप अपने सोलिसिटर के थ्रू होम ऑफिस को एक लेटर लिखें कि प्लीज़ हमें कोई ईमेल या कोई लेटर भेज दें कि आप हमारी एप्लीकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, और फिर वो आपको वो लिख देंगे और वो आप जाके कॉलेज को दे सकती हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, आपने मुझे बताया कि आप आई थी 2009 में स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, जो चलता रहा 2012 तक। उसके बाद आपका वीज़ा कर्टेल हो गया, आपने जुडिशियल रिव्यूज़ एप्लीकेशन सबमिट किए, और आपने ये मुझे बताया था कि 15 में आपका जुडिशियल रिव्यू डिसमिस हो गया था। अगर ये बात दुरुस्त है जो आप मुझे कह रही हैं, फिर आपके लीव में ब्रेक हो गया है, क्योंकि याद रखें जब आप कोई जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उससे आपकी जो 3C लीव होती है वो कैरी ऑन नहीं होती। उस टाइम होती है एक शर्त पर कि जब होम ऑफिस उस जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन को विड्रॉ कर देती है और कहती है कि हम दोबारा अपना फ़ैसला रिकन्सिडर करेंगे। अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं कि वो एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो गई थी, फिर आपकी लीव में ब्रेक हो गया है,
और मेरे ख्याल में आपको लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। लेकिन 100% कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस होम ऑफिस से मंगवा लें। एक फ्री एप्लीकेशन वो होती है और विद इन 4-5 वीक्स में आपको आपका होम ऑफिस रिकॉर्ड वो भेज देते हैं ईमेल के ज़रिए, और वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपके लीव में कोई ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, और फिर आप तय कर सकती हैं कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। मैंने एक मेरा फ्रेंड है स्पेन में, तो स्पेन सिटीजन है, तो वो यूके में आ सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल आपका? दूसरा सवाल है, एक मेरा वो नेफ्यू है, वो स्टूडेंट वीजे पे आया, तो उसने कॉलेज तो गया नहीं, अभी फीस उस पहले भरी नहीं गई, तो अभी होम ऑफ से तो कोई आया नहीं, तो वो दोबारा कॉलेज आ सकता है? ठीक है, अब वो एंटर कब हुआ था? वो एंटर हुआ था जनवरी 20 में। 20 में, सो तकरीबन 21, 1.5 साल हो गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपका जो फ्रेंड है वो स्पेनिश नेशनल है, वो यूके एंटर होना चाहता है, वो यहाँ रह सकता है या नहीं? अगर उसने 31 दिसंबर 2020 से पहले वो अगर यूके एंटर नहीं हुआ था, अब वो यहाँ यूके में परमानेंटली नहीं रह सकता। बेशक वो विजिट वीज़े के लिए तो आ सकता है और यहाँ रह सकता है, लेकिन परमानेंटली अगर वो यहाँ काम करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी यहाँ बसाना चाहता है, वो यहाँ नहीं कर सकता। उसको वर्क परमिट के ऊपर आना होगा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और फिर ही वो जाके यहाँ काम कर सकता है और 5 साल बाद वो अप्लाई कर सकता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपका जो नेफ्यू है वो यहाँ आया था स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं गया और अब वो अप्लाई करना चाहता है फॉर अनदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अब आपने यहाँ चेक करना है कि उसके लीव को उन्होंने कैंसिल किया या नहीं किया। मेरे ख्याल में उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा, क्योंकि अब 1.5 साल हो गया और वो एक दफ़ा भी नहीं गया पढ़ने के लिए। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर लेता है, उनसे पता लगा लेता है कि उसका स्टूडेंट स्टेटस है क्या। अगर उन्होंने उसको अभी भी इनरोल किया हुआ है, फिर तो बेस्ट चीज़ यही होगी कि वो फ़ीस भर दे और अपनी पढ़ाई को वो दोबारा जारी कर दे। अगर उन्होंने कर्टेल कर दिया हुआ है, फिर तो वो यहाँ इन कंट्री अब नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई लीव नहीं है जिस बेस के ऊपर वो इन कंट्री एप्लीकेशन सबमिट कर सके। तो बेस्ट चीज़ ये होगी कि फर्स्ट स्टेप कि वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रब्ता करे, उनसे पूछे कि उसका स्टेटस है क्या, और उसके बाद ही अपना अगला कदम उठाए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरमान साहब। वालेकुम सलाम। फरमान साहब, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी बन गई। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है नहीं। आई एम एंटरिंग टू दिस कंट्री अराउंड 22 इयर्स बिफोर। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अब इन्होंने जो मुझे बीआरपी दिया है, विच इज 10 ईयर रूट पर, एंड आई एम इन द सेकंड टर्म राइट नाउ। ठीक है। अब मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर मैं अपनी एम्बेसी जाता हूँ, बल्कि मैं गया पिछले 4 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि जी हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि पाकिस्तान से कंफर्मेशन नहीं आ रही। होम कौन कहता है ये? कौन कहता है ये? होम ऑफिस? ये पाकिस्तान की एम्बेसी से जवाब आ रहा है मुझे कि हमने कंफर्मेशन के लिए आपका भेजा, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप पाकिस्तानी हैं या नहीं, वहाँ पे कोई जानता है नहीं जानता। ठीक है। तो 2-3 दफा उन्होंने भेजा और हर दफा उनके पास नेगेटिव आंसर आया। राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ये इशू नहीं कर सकते, प्लस वो ये कह रहे हैं कि हम आपको लेटर भी नहीं दे सकते लिखकर। तो जब वो एम्बेसी कुछ भी नहीं देने को तैयार मुझे, और फिर ये भी वही, क्योंकि मेरे पास कॉपी थी पाकिस्तानी पासपोर्ट की, तो वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी तो हैं लेकिन हम आपको पाकिस्तानी मान नहीं सकते। बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो वो मुझे देने को तैयार नहीं है। अब मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, अब मैं उसके लिए क्या करूं? क्योंकि होम ऑफिस मेरे ख्याल से अगर मैं वहां जाता हूं तो वो ये कहेंगे कि जी पहले आप अपनी एम्बेसी से कोई प्रूफ लेकर आइए कि यू आर नॉट अ पाकिस्तानी। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? अब जो पासपोर्ट कॉपी है आपके पास, ठीक है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो आपका पुराना, जी जी, और जो डिटेल्स आप अभी दे रहे हैं पाकिस्तान को, नादरा को, वो सेम ही है या डेट ऑफ बर्थ या इसमें कोई डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं,
नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज सेम। बस प्रॉब्लम ये है कि ये नादरा वगैरह का सिस्टम जो है ना, ये आफ्टर 2000 शुरू हुआ। दैट्स राइट। और बदकिस्मती हमारे यहाँ, जैसे यहाँ यूके में भी ये हुआ था और वो हमारे यहाँ भी यही हुआ कि जो फाइल्स हैंडमेड थी उस वक्त की, उसको सिस्टम पे नहीं डाला गया। जी जी। अब वो यहाँ तो चले फिर भी वो निकल आती है, वहां पर वो जाया कर दी जाती है। तो मेरा सिस्टम में कुछ उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि नादरा का जो सिस्टम शुरू हुआ वहां से जो डिजिटल इन्होंने सिस्टम बनाया उससे मेरा कोई वजूद नहीं है। ठीक है। और पिछला निकालने को वो तैयार है नहीं कि जी हमारे पास पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। वो ये एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरी कुछ क्या करूं मैं? एम्बेसी को फोर्स करूं कि वो मुझे किसी भी तरह लेटर इशू करे। मैंने पोर्टल पे कंप्लेन भी की और उसके बाद फटाफट मुझे एम्बेसडर और जो उनके डिप्टी उनके कॉल्स भी आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन पास मेरा प्रॉब्लम स्टिल इज उसका हल नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, बट वी कैन नॉट गिव यू द पासपोर्ट, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर पाकिस्तान एम्बेसी आपको मानते हैं कि आप एक पाकिस्तानी नेशनल हैं, फिर उनका काम बनता है कि आपको वो एक पासपोर्ट दें, क्योंकि देयर इज़ नो अदर इशू इज देयर एक्सेप्ट यूर अ पाकिस्तानी नेशनल। सो इसका मतलब कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ एक दो एजेंट्स भी हैं लंदन में जो स्पेशलाइज करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट्स में और पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड्स में। उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ईस्ट लंदन में एक है एजेंसी ऐसी जो इसमें मदद करती है। मेरे ख्याल में आप उनसे ज़रा रब्ता करें और वो आपका हल ज़रूर निकाल सकते हैं। बेशक आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको इनका पता दे सकता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपका हल निकाल लेंगे। अगर उसके बावजूद भी आपका मसला नहीं हल होता, फिर हम ये कर सकते हैं कि होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं असाइलम सीकर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मसला आ गया है और मैंने ट्रैवल करना है, मेरी यहाँ मदद की जाए। और हो सकता है होम ऑफिस कोई डिस्कशन इस्तेमाल करके आपको कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल इशू कर दे जिस पर आप ट्रैवल कर सकें। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी, मैं कहूँगा कि आप मुझे अगर ईमेल भेज दें और फिर मैं आपको इन टच कर सकता हूँ एक एजेंट के साथ जो शायद आपकी मदद कर सके। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो वालेकुम सलाम। जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जिसमें अगर हमारी एक्सटेंशन ड्यू हो तो अगर हम फ्री वेवर के लिए अप्लाई करें और इन द मेन टाइम अगर होम ऑफिस का कोई जवाब नहीं आता तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं? आपने फी वेवर की एप्लीकेशन लीव होने से पहले सबमिट की थी या उसके बाद? नहीं, अभी एटलीस्ट 2 मंथ्स है वैलिड लीव में, तो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर जैसे नहीं कि अगर जैसे आपकी वैलिड लीव है, जब तक अगर होम ऑफिस का रिप्लाई नहीं आता फ्री वेवर के लिए, तो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं? तो उससे अगर आपका मतलब वीज़ा एक्सपायर हो जाए और होम ऑफिस ने आपको रिप्लाई नहीं किया फ्री वेवर के लिए, ठीक है मैं देता हूँ, तो उससे आपकी लीव पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता? ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप फी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं लीव एक्सपायर होने से पहले और आपका जवाब नहीं आता, फिर तो आपको वेट ही करना होगा जवाब का। और दूसरा, आपकी 3C लीव कैरी ऑन होगी। लेकिन प्लीज़, आज इस शो में मैंने देखा है कि 3-4 कॉलर्स ने फ़ोन किया है और मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही ये फी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। जब आप इस प्रोग्राम में देखते हैं कि जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, या सोशल मीडिया पर आप देखते हैं सॉलिसिटर एक तस्वीर लगा देते हैं 5 फी वेवर्स ग्रांटेड टुडे, या आप फॉरम्स पर जाते हैं जहाँ लोग हमेशा ये कहते हैं इट्स ईजी ब्रो डू सेल्फ, ये इनका एग्जैक्ट कोटेशन होता है, डू सेल्फ ब्रो। वो इतना आसान नहीं होता। और मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों ने खुद अप्लाई किया फी वेवर के लिए, डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाए, चीज़ों को सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उनकी जो कमांड है इंग्लिश की वो सही तरह नहीं लिख सकते, वो चीज़ों को सही नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और होम ऑफिस फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पर इशू लगा देता है और उनकी फी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं फ़ी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, 2600 पाउंड आप चाहते हैं कि माफ़ हो जाए, आप एक सॉलिसिटर के पास जाके अगर आपका 300-400 या 500 पाउंड लग भी जाता है, वो आपकी बेहतरी के लिए, कि ज़्यादातर जो सॉलिसिटर आपका फ़ी वेवर एप्लीकेशन करते हैं वो उस फीस में आपका मेन एप्लीकेशन भी इंक्लूड कर देते हैं। सो इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रिस्क ना लें
कि आप कोशिश करें ख़ुद एप्लीकेशन सबमिट करने की। अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ या स्किल है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल या कॉन्फिडेंस होता, मेरे ख्याल में कॉलर्स को भी ज़रूरत ना होती कि शो पर कॉल करने की, क्योंकि उनको पता होता कि जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आराम के साथ कर सकते हैं। और क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होती फिर आप यहाँ कॉल करते हैं, लेकिन जब आप खुद करते हैं आप अपना नुकसान कर लेते हैं। सो इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फ़ी वेवर एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दफ़ा एक सॉलिसिटर से ज़रूर मिल लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। जाने से पहले स्टार्ट ऑफ द शो में मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो अफ़गानी नेशनल्स यहाँ रह रहे हैं उनका अब क्या हो सकता है। अभी तक जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है, उन्होंने अब जो सारी जो असाइलम पॉलिसीज़ थी उनको विड्रॉ कर दिया। जो कंट्री इन्फॉर्मेशन जो वो इस्तेमाल करते थे कि जी हम समझते हैं कि तालिबान आपको ख़तरा नहीं पहुँचा सकती क्योंकि वहाँ पुलिस है, वहाँ फ़ौज है, आपके पास प्रोटेक्शन है, वो सब उन्होंने विड्रॉ कर दी है और वो सब एप्लीकेशन को वो होल्ड पर रख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कोर्ट से भी दरख्वास्त की है कि जी जो अफ़गानिस्तान नेशनल्स के अपील्स हैं उनको अभी अजर्न किया जाए और जैसे ही सिचुएशन बेहतर होता है या हम अपनी पॉलिसी को अमेंड करते हैं फिर वो एप्लीकेशंस पर फैसला किया जाए। लेकिन जजेस ने अभी तक उन रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है और वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आज अपैलेंट्स को ख़तरा है हम इस बेस के ऊपर फैसला करेंगे और मोस्ट लाइकली उन लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका असाइलम एप्लीकेशन पहले रिफ्यूज़ हो गया था, मेरी एडवाइस आप सबसे होगी, अगर आप एक अफ़गानी नेशनल हैं प्लीज़ आप अपने सॉलिसिटर के पास जाएं, फर्दर सबमिशन ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत एक अच्छा टाइम है जिसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा keijaz@me.com, इसके ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।